किसानों की हमेशा से ये शिकायत रही है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलता है। आपकी सरकार ने इस पे क्या कदम उठाए और अभी तक क्या इम्पैक्ट है? भुगतान के बारे में बात करें जो आपने सवाल किया, 11 चीनी मिलें हमारी ऐसी रहीं जिनके भुगतान में दिक्कत है। इस बार गन्ने का सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है, क्या यह बढ़ोतरी किसानों के लिए पर्याप्त है? आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, किसानों के लिए और गन्ना की खेती को प्रमोट करने के लिए कौन सी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है? इथेनॉल नीति को लेकर राज्य में क्या प्रगति हुई है? एथेनॉल उत्पादन में हमारा प्रदेश विकास नहीं करना, हमको केवल विनाश की बात करनी है, हमको केवल झूठी बोलना है। कानून और गैर कानून तो सापा बसपा में कुछ था ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था अपना उद्योग लगाने के लिए। अगर आपने सोचा भी तो आपके यहाँ पहले ही माफिया का फोन पहुंच जाता था कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने आ रहा है, उससे पहले इतना पैसा हमको दो। आने वाले कुछ सालों में पीलीभीत को लेकर आपकी बड़ी योजना है जो आप प्लान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और आज हम सीधे बात करेंगे उन मुद्दों पर जो लाखों गन्ना किसानों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज देंगे हमारे साथ मौजूदा खास मेहमान उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री पीलीभीत के विधायक संजय सिंह गंगवार जी। हम उनसे बात करेंगे गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर, सैप की बढ़ोतरी पर, एथेनॉल की पॉलिसी पर और किसानों की सिंचाई बिजली की समस्याओं पर। साथ ही साथ हम उनके अपने विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत के मुद्दों पे, सड़कों से लेकर स्वास्थ्य तक और रोजगार से लेकर किसानों की सुरक्षा तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिस्ट फोरम और मैं हूं नरेंद्र द्विवेदी। सर, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने समय दिया। जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपके नेतृत्व में छह जिम्मेदारियां, 6 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारियां आपको दी गई थी, जिसको आपने क्लीन स्वीप कर दिया। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। उसमें से एक ऐसी सीट है जिसपे भाजपा पिछली बार हारी हुई थी, इस बार आपने 25,000 वोटों से जीत दिलवाई। उस पर कोई टेट सर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ। हमारी पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपती है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस कार्य को करता हूँ। बिहार की जिम्मेदारी दी गई, 6 विधानसभाएं दी गई, 6 विधानसभाओं में एक कार्यकर्ता बन के प्रत्येक बूथ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का समन्वय बनाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमने काम किया, जिससे कि बिहार का परिणाम एनडीए सरकार के पक्ष में रहा। वो जो 8 सीट जिस पे भाजपा पिछली बार चुनाव हारी थी, उस सीट में ऐसा क्या आपने किया? क्या चैलेंजेस हैं? किस तरीके से आपने उसको टैकल किया? चुनाव में जीत और हार तो लगी रहती है। पिछली बार वो सीट हम लोग लूज करे थे, इस बार हम लोगों ने वहां हर बूथ पर टीम बनाई, माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और प्रत्येक घर तक हम लोग पहुंचे और वहां जाकर के प्रधानमंत्री जी के मैसेज को हम लोगों ने वहां तक पहुंचाने का काम किया। तो नीतीश जी और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी की जोड़ी को बिहार के लोग पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो सीट भी हम लोग जीतने में कामयाब हुए। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आपने जिस तरह से बिहार की उन 6 विधानसभा क्षेत्र को मैनेज किया, संगठित तरीके से, आपके ऊपर जो पार्टी के आला कमान ने जिम्मेदारी दी थी, आपने उसका सही तरीके से निर्वहन किया। हम बात करेंगे आपकी जो मिनिस्ट्री है, जो मूल मिनिस्ट्री है, गन्ना मंत्रालय। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सर देश में नंबर 1 है, लेकिन किसानों की हमेशा से ये शिकायत रही है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलता है। आपकी सरकार ने इस पे क्या कदम उठाए और अभी तक क्या इम्पैक्ट है? प्रदेश में लगभग 2,456 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जो देश का कुल गन्ना उत्पादन का 51% है। अगर हम भुगतान के बारे में बात करें, जो आपने सवाल किया, तो मैं आपको वो आंकड़ा भी देता हूँ कि बसपा के शासनकाल में 2007 से 2012 के मध्य कुल
गन्ना भुगतान 52,131 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ। सापा शासनकाल में 2012 से लेकर के 2017 तक के मध्य कुल गन्ना भुगतान 95,215 करोड़ रुपए का हुआ। और भाजपा के शासनकाल में, हम लोगों की शासनकाल में, जो हमारा पहला 17 से लेकर 22 तक का कार्यकाल था, उसमें 1,66,424 करोड़ रुपए का हम लोगों ने रिकॉर्ड भुगतान किया। और जो हमारा दूसरा शासनकाल हमारा अभी दोबारा भाजपा की सरकार बनी, तो 1,31,137 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान अब तक हम लोगों ने किया है। तो मैं अगर ये दोनों आंकड़े जोड़ दूं, 2,97,761 करोड़ रुपए का अब तक हम लोगों ने कुल भुगतान किया है। तो जो गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या थी, वो बसपा और सापा के शासन में थी। जो फिगर है, जो भुगतान हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 गुने से भी अधिक दोनों सरकारों को मिलाएंगे तो उससे भी अधिक भुगतान हम लोगों ने इन लगभग 9 वर्षों में करने का काम किया है। जो आपने कहा कि सवाल था आपका कि गन्ना मूल भुगतान समय पर नहीं हो पाता, तो 49 चीनी मिलें हमारी ऐसी हैं जो अपने क्षेत्रीय गन्ना किसानों को एडवांस भुगतान भी इस समय कर रही हैं। अच्छा। उनमें 49 चीनी मिलें हैं हमारी, और 11 चीनी मिलें जो भुगतान करने में थोड़ा सा कहीं समस्या है। वो 24-25 के अंतर्गत 11 चीनी मिलें हमारी ऐसी रही कि जिनके भुगतान में दिक्कत है, तो उनके लिए जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके हमारे गन्ना आयुक्त महोदय ने अपने स्तर पर वसूली प्रमाण पत्र भी उनके लिए निर्गत किया है। मतलब ये एडवांस उनको दे दिया गया है, लेकिन वो सामान नहीं दे पाए हैं, उसकी वसूली करना? नहीं, गन्ने का हमारी शुगर मिल 49 शुगर मिल ऐसी है कि जो गन्ने का एडवांस भुगतान कर रही है। अच्छा। मतलब जो आज गन्ना दिया नेक्स्ट डे भुगतान कर दे रही है, तो 14 दिनों का एक्ट में है। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये 11 वो शुगर मिल है जो किसानों का भुगतान समय से नहीं कर रही है, जो वो मैंने आपको गिनाई, उस पे सरकार कदम उठा रही है, उस पे सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ठीक है। अभी इस बार गन्ने का सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है, सैप जिसको हम बोलते हैं, क्या यह बढ़ोतरी किसानों के लिए पर्याप्त है? जो गन्ने का मूल्य है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में ये सबसे ज्यादा गन्ने का रिकॉर्ड मूल्य हम लोगों ने बढ़ाया। आज गन्ना किसानों के चेहरे पे खुशहाली है गन्ने का मूल्य बढ़ने से। और सबसे बड़ी चीज है कि गन्ना किसान प्रदेश का खुशहाल है। अगर खुशहाल नहीं होता तो गन्ने का रकबा नहीं बढ़ता। और खुशहाल तब होता है कि जब उसका गन्ना समय से पड़ जाए, गन्ना के बीच में जो ब्रोकर होते थे, दलाल होते थे, वो ना हो, उनका सीधे गन्ना फैक्ट्री को मिल जाए। वो हम लोगों ने सारे काम किए। और आज गन्ने के किसान जो गन्ना पैदा करता है, वही किसान गन्ना लेकर के फैक्ट्री जाता है, समय से उसका भुगतान भी होता है। और बीच के जो बिचौलिया था, उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। कोई कंज्यूमर फोरम अगर जैसे किसान को डायरेक्टली अप्रोच करना हो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, मेजरली जो प्रॉब्लम्स आती है वो चीनी के मिलों पे आती है, उसका आपने जवाब पहले ही दे दिया। मेरा सवाल है कि कंज्यूमर फोरम जैसी कोई चीज या विजिलेंस की टीम, जो कौन सी ऐसी इकाई है जो उसका ख्याल रखती है? देखिए, गन्ना किसानों की समस्या सुनने के लिए हमारे जिले पे जिला गन्ना अधिकारी हैं, समितियों पे सचिव हैं, SCDI हैं। हम लोग भी, हम स्वयं भी गन्ना किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। टोल फ्री नंबर भी हमारे विभाग ने जारी किया है, जिसपे लगभग 3 करोड़ से ऊपर शिकायतें दर्ज हुई, उनका भी निस्तारण किया गया। जिन लोगों ने अपने सुझाव दिए, उनमें शिकायत और सुझाव दोनों थे, तो वो दोनों, उसको भी हम लोगों ने कंसीडर किया गया। और नई टेक्नोलॉजी के साथ गन्ना किसानों को हमने जोड़ने का काम किया। हमने स्मार्ट गन्ना किसान बनाए। पहले गन्ना किसान की पर्ची बीच में बिचौलिए को गड़बड़ कर देते थे, हमने स्मार्टफोन पे उनकी पर्ची उपलब्ध कराने का काम किया।
उन्हीं के फोन पे? उन्हीं के फोन पे। और इसका पेमेंट कोई एप्लीकेशन है? हाँ, इसका है, हमारे यहाँ ऐप बना हुआ है। अच्छा। तो स्मार्ट गन्ना किसान का, तो उसके लिए हम लोगों ने उनके सब कुछ मोबाइल पर है। आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, गन्ना किसानों के लिए और गन्ना की खेती को प्रमोट करने के लिए कौन सी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी गन्ना किसानों और प्रदेश देशवासियों को कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर, हम्म। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और एवं गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल द्वारा विकसित गन्ना किस्में जो को 13 235, 17 231, 18 231, 14 201, 16 202 को 15 023 को 0 118 कोसा 19 231 एवं 17 451 ये आदि उन्नत किस्मों के बीज की उपलब्धता हम लोगों ने किसानों को सुनिश्चित कराई है और इनकी बुआई की वृद्धि भी की जा रही है। इसमें किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी से हम लोगों ने गन्ना खेती करने के लिए हमारे विभाग ने प्रशिक्षण भी कराया है गन्ना किसानों का। और सबसे बड़ी चीज है कि पहले गन्ना किसान जो था वो गन्ना ही केवल पैदा करता था खेत में। अब गन्ना किसान गन्ने के साथ साथ अन्य फसलें भी पैदा कर रहा है, जैसे लहसुन है, मटर है, तमाम अन्य खेती उसी उसमें हम ट्रेंच विधि से गन्ना लगा रहे हैं नई तकनीकी से। और उसमें जो जगह बच रही है उसमें अन्य फसलें भी पैदा हो रही हैं, तो उससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अभी तक कोई ऐसा डेटा आया है कि कितने % बढ़ोतरी हुई है उनकी आय में? गन्ना किसानों की बढ़ोतरी जो है लगभग मैं कह सकता हूं कि लगभग गन्ना किसानों की अभी नया गन्ने का रेट आया और गन्ने किसान जो सहफसली पैदा कर रहे हैं तो वो लगभग गन्ना किसानों की आमदनी पहले से लगभग दोगुनी के आसपास हुई है। जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मंशा थी, हम लोगों ने गन्ने की लागत को कम किया और गन्ने की उपज को बढ़ाने का काम किया, तो उससे गन्ना किसानों की आमदनी। इथेनॉल नीति को लेकर राज्य में क्या प्रगति हुई है और आपको क्या लगता है इससे किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी होगी? एथेनॉल उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 है और वित्तीय वर्ष 16-17 में एथेनॉल का उत्पादन 4269.50 लाख लीटर था। इसे कह सकते हैं 4269.50 लाख लीटर था, जो वित्तीय वर्ष 25-26 में नवंबर माह तक का मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ करके 14,209.09 लाख लीटर हो गया। तो सापा के टाइम से हम लोगों ने दुगने से ज्यादा एथेनॉल उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया। तो ये हमारी सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी एथेनॉल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने की है। इथेनॉल 20% मिक्स करने का एक नीति आई पेट्रोल में, तो गन्ना मंत्रालय क्या पैरेलली इस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ काम करता है आपूर्ति के लिए? एक्चुअली जो भी एथेनॉल हम लोग उत्पादन करते हैं वो एथेनॉल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो वो वहां से पेट्रोलियम विभाग को जहां जहां का आवंटन आता है वहां उसको दिया जाता है। अच्छा, मतलब आपका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना, उसके बाद का प्रोसेस वो डिपार्टमेंट में। जहां तक मेरा कई जगह किसान पानी और बिजली की समस्या से परेशान रहते हैं, खासकर गन्ना सिंचाई में। इसके लिए मंत्रालय कैसे कदम उठा रहे हैं? सिंचाई में दिक्कतें आती हैं। देखिए, सिंचाई में हम लोगों ने ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ड्रिप सिंचाई हम लोगों ने करी और नहरों से भी टैल तक पानी पहुंचाया गया। इस पे हमारे जल शक्ति विभाग ने अच्छा काम किया। इसके अलावा सोलर एनर्जी गांव-गांव में हम लोगों ने, इस पे सरकार की छूट भी है, सोलर लगा करके आदमी अपना इंजन चलाने का काम करता है, तो इस तरह की कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और जहां तक बिजली की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में पहले से बिजली अच्छी आ रही है और किसानों का फीडर भी अलग कर दिया गया।
ओके। तो किसानों का फीडर अलग है, तो उनको बिजली भी मिल रही हम्म, और समय से, और उनकी सिंचाई भी हो रही। तो हम्म। मुझे लगता नहीं कि प्रदेश में कहीं इस तरह की कोई स्थिति है जो आप बता रहे हैं। ठीक है सर। हम आपके विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं, वहाँ से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया, हिंदुजा ग्रुप को इनवाइट करने का प्रयास कि पीलीभीत में आए और वो इन्वेस्टमेंट करें। आप कुछ साझा करेंगे, वो मीटिंग कैसी रही, क्या? अब उसे हो जाने दीजिए, सब कुछ साझा करना अभी ठीक नहीं है। हाँ। उसको हो जाने देंगे तो हो जाने दीजिए, तो आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूँ। नहीं, पीलीभीत की जनता के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर पर्यटन के क्षेत्र में देखिए, पीलीभीत मेरा परिवार है। जी पीलीभीत की विधानसभा, वैसे तो देश ही मेरा परिवार है, जी। उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, लेकिन पीलीभीत जहाँ मैंने जन्म लिया, जिस जिले में, तो वो पीलीभीत मेरा परिवार है। हम्म, निश्चित रूप से पीलीभीत को लेकर के मैं हमेशा सोचता भी हूँ, वहाँ के नौजवानों के बारे में, पीलीभीत के विकास के बारे में। तो उस क्षेत्र में 2017 के बाद से हम्म, डबल इंजन सरकार ने बहुत काम किए, हम्म, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम्म, आदरणीय योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम्म, पीलीभीत में चौतरफा विकास हुआ है। हर क्षेत्र में पीलीभीत ने विकास किया, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में ले लें, हम्म, चाहे आप रोड्स के क्षेत्र में ले लें, चाहे आप रोजगार के क्षेत्र में ले लें, या पर्यटन के क्षेत्र में ले जी। लें। तो इसमें खूब काम हम लोगों ने किया है। पीलीभीत नया, मतलब पीलीभीत जाना जाता है टाइगर रिजर्व और जंगलों के लिए। वहाँ पे जब से ये सरकार आई है आपकी, तब से चूका बीच बहुत हाईलाइटेड है, पीलीभीत का पर्यटन में विकास हुआ है। चूंकि टाइगर रिजर्व है, जंगल है, तो जंगल के वन्य जीव भी हैं, जिनकी वजह से वहाँ के ग्रामीणों को जंगली जानवरों से नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी भरपाई के लिए। इस तरह की कई बार घटनाएं हमारे जनपद में हुई हैं। हम्म, मैं ये नहीं कहता नहीं हुई है, कभी कभी टाइगर बाहर आ जाता है। हम्म, बाहर आता है तो वो लोगों पे हमला भी कर देता है। हम्म, उसके लिए तार फेंसिंग कराने का काम हम्म, हमारी सरकार ने किया, हम्म, जिसमें हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी विधायक निधि से पैसे दिए, इससे तार फेंसिंग की गई है। हम्म। और कुछ जगह पे रह गई है, वो काम चल रहा है, वो काम भी चल रहा है। चल रहा है। सर, तीन मूल सुविधाएं होती हैं। मेरा मानना है कि सभी राजनेताओं को तीन चार मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बात आपने बताया कि पीलीभीत में चौतरफा विकास हुआ है। शिक्षा की बात कर लें, हम स्वास्थ्य की बात कर लें, सड़कों पे बात कर लें, कुछ योजनाओं के बारे में बात करिए जिसका इम्पैक्ट अब दिख रहा हो। मैं एक एक करके आपको जी बताता हूँ। जी सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर के बारे में जी चर्चा करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। 2017 में जब सपा की सरकार थी, और हम्म, जब से पीलीभीत जिला बना, मैं तो हम्म, तब से कहता हूँ, हम्म, कांग्रेस की भी लंबे समय पे सरकार रही, हम्म, बसपा की भी सरकार रही, हम्म, और सपा भी की भी 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही। हम्म, पीलीभीत ने, जनपद ने, हम्म, 3-3 विधायक सपा के जिता करके दिए। बसपा को भी लगभग 3 विधायक, 2 विधायक बसपा को भी जिता के दिए। लेकिन इन दोनों सरकारों ने पीलीभीत को विकास के एजेंडे से बहुत दूर रखा। चाहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ के जो उस समय नेता चुने गए थे, उनके पास विजन नहीं था काम करने का, या वो करना नहीं चाहते थे, या हम्म, उनकी पार्टी की मानसिकता ऐसी है, या पार्टी का, उनका के संविधान में लिखा है कि विकास नहीं करना, हमको केवल विनाश की बात करनी है, हमको केवल झूठी बोलना है। लेकिन 2014 में जब देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, हम्म, उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, और उन योजनाओं के वजह से उत्तर प्रदेश में 2017 में कमल खिलता है। हम्म, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कमल खिलता है, वैसे ही उसी तरह हमारा पीलीभीत ने भी खिलने का काम किया। हम्म, जब मैं 2017 में पहली बार एमएलए हुआ, तो मैं सबसे पहले टीबी हॉस्पिटल गया। मैंने देखा कि टीबी हॉस्पिटल में ना बलगम चेक करने की मशीन थी, हम्म, न चेस्ट के एक्सरे की मशीन थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन लिखा हुआ जरूर था टीबी अस्पताल। ऐसे ही वहाँ जिला अस्पताल की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी थी, हम्म, लेकिन जिला अस्पताल में ना एक्सरे मशीन थी,
ना सीटी स्कैन मशीन थी, ब्लड की जांच के लिए बहुत कहीं कबाड़ उबाड़ जैसी मशीनें रखी थी, न डॉक्टर्स थे, कुछ भी नहीं था। हम कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में इन तीनों सरकारों ने, कुछ नहीं किया। कांग्रेस, सपा और बसपा, इन तीनों सरकारों ने हेल्थ सेक्टर में कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब 17 में हमारी सरकार बनी तो 17 में हम जीत के आए तो हमने जनता से वादा भी किया था कि हम पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, क्योंकि पीलीभीत में मध्यम वर्गीय परिवार ज्यादा रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार में अगर कोई एक आदमी बीमार हो जाता है और उसका इलाज के लिए उसे कहीं बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, लखनऊ, और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है, तो उसका फर्क उसकी एक पीढ़ी पे पड़ता है। लगभग कई लोग की पढ़ाई की फीस जमा नहीं हो पाती या घर में शादियां रुक जाती हैं। उसको मैंने बहुत करीब से महसूस किया। और मैंने ये सारी चीजें जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बताई तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, पीलीभीत के लिए डबल इंजन सरकार ने मेडिकल कॉलेज दे दिया और मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन के तैयार हो गया। मेडिकल कॉलेज में आज अच्छे डॉक्टर्स हैं और 200 छात्र और छात्राएं पीलीभीत में MBBS कर रहे हैं और OPD की भी नई बिल्डिंग बनी है वहां पर जिला अस्पताल में। हमने ब्लड टेस्ट से लेकर के सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, सब कुछ नया कर दिया। उसके अलावा डेंगू से बहुत सारी मौतें होती थी, प्लेटलेट्स नहीं मिलती थी, लोगों को बरेली भागना पड़ता था, लखनऊ भागना पड़ता था, उसकी व्यवस्था भी हमने अपने मेडिकल कॉलेज में अलग से करी। इसके अलावा डायलिसिस के लिए, डायलिसिस किसी को करानी होती थी तो या तो वो बरेली जाए या दिल्ली जाए या लखनऊ जाए और तमाम पैसे खर्च होते थे। डायलिसिस की हमारे यहाँ यूनिट शुरू हुई, आज लगभग 35 से अधिक डायलिसिस पर डे फ्री में मेडिकल कॉलेज के अंदर हो रही है। बड़े बड़े ऑपरेशन पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज के अंदर हो रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में OPD पर डे की लगभग 4000 प्लस OPD हो रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है डबल इंजन सरकार की। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज भी गवर्नमेंट का हमारे यहाँ निर्माणाधीन है, क्योंकि बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करना, स्वावलंबी बनाना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। विकसित भारत तभी बनेगा जब हर आदमी काम करेगा, बेटी बेटे सब समान होंगे, सेल्फ रिलायंट। हाँ, तो उस पे भी हम लोगों ने, जब मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से कहा तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, वो भी स्वीकृत हो गया। क्रिटिकल केयर यूनिट, कोई एक्सीडेंटल केस हो उसके लिए भी अलग से क्रिटिकल केयर यूनिट की बिल्डिंग हमारे यहाँ निर्माणाधीन है। ये तो मैंने कुछ काम बताया आपको कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में किए। अब पर्यटन के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, जो आपने चूका का जिक्र किया, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। सपा में वन को सुरक्षित और संरक्षित तो नहीं किया गया, लेकिन वन को काटा जरूर गया। उनका लकड़ी काटना, पेड़ काटना, ये उनके उस सरकार के मंत्रियों के, ऐसे कह सकता हूँ, DNA में था। अच्छा, लकड़कट्टे जितने थे वो सब उनके चेले थे। तो आज इस दुनिया में नहीं है, हम उनका क्या जिक्र करें, क्या नाम लें। घर के सामने किसी का पेड़ है, काट के ले जाते थे और वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ बैठ के देखता रहता था। चूका जाने को सड़क नहीं थी, जंगल जाने को सड़क नहीं थी। सड़क क्या, आप तो जंगल जा ही नहीं सकते थे, वहां रास्ते में आपको इतने लकड़ी और काटने वाले और वो सब मिल जाते। बल्कि जो जंगली जानवरों के लिए घास होती है, नरकुल, वो भी उनके चेले चपाटे समाजवादी पार्टी के मंत्री के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो भी काट के ले जाते थे। तो वन जीव जो हैं वो भी भूखे रहते थे। तो नरकुल का होता क्या था? एक्चुअली ये जो घास होती है जंगल में, नरकुल हुआ या अन्य घास हुई, ये हमारे यहाँ हिरन है, हमारे यहाँ जंगली सुअर है, ये सब जानवर उनका भोजन है एक तरह से, तो ये वो लोग खाते। तो उनको भी वो स्थिति बड़ी खराब हो गई थी और उसी समय का कार्यकाल में टाइगर ने बाहर निकलना शुरू किया, क्योंकि अगर किसी का घर उजाड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि वो घर से बाहर निकलेगा। तो उसी समय से ये परंपरा शुरू हुई टाइगर के बाहर निकलने की। जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने चूका तक जाने के लिए अच्छी सड़क बनाई, चूका डेवलप किया, ट्री हट बनाई और चूका को विश्व के मानचित्र पर लाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं चूका गए
वो 2 बार चूका जा चुके हैं और जाने के बाद वहां हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। मैंने उनसे एक आग्रह किया था कि चूका में और पर्यटक आए। अभी हमारे यहाँ लगभग पिछले बार 3500 से ऊपर पर्यटक विदेश के लोग आए थे मैं चूका यही घूमने। सवाल पूछने जा रहा हाँ था। हाँ, 3500 से अधिक संख्या थी और इस बार वो संख्या बढ़ेगी। 3500 से अधिक संख्या ये विदेशी सैलानी विदेशी की लोगों की, और 50,000 से ऊपर तो, या लगभग मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के आने लोगों की और सब मिला लें तो 3-4 लाख से लोगों से अधिक लोगों ने चूका देखा होगा पिछले वर्ष। ये सालाना डेटा हाँ। है। और अब की हमने वहां पर जब ये सब आके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया तो मैंने कहा इस यहाँ एक टेंट सिटी का निर्माण कर दिया जाए जी। तो उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट की 80 एकड़ भूमि जो है वो पर्यटन को दे दी गई और पर्यटन विभाग वहां पर एक बहुत अत्याधुनिक टेंट सिटी का 80 एकड़ में निर्माण करने जा रहा है, जो जिससे कि देश विदेश के पर्यटक आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था, वो सारी चीजें उस टेंट सिटी में होंगी और ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारी सरकार की। तो मैंने पर्यटन की बात भी आपको बताई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रोजगार की, जी, बड़े बड़े नेता पीलीभीत में रहे, मैं किसी का नाम का जिक्र करना क्योंकि नहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, नौजवानों के भविष्य का है। बिल्कुल। ये संकट आपके सामने भी आया होगा, मेरे सामने भी आया, या जो भी नौजवान आपके इसको देखेंगे मैं तो साल भर उनके में लगभग सामने 30,000 बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। हाँ, तो उनके सामने भी रहता है। पढ़ने लिखने के बाद पहला प्रश्न यही होता है जब पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होते हैं कि रोजगार के लिए कहाँ जाए। पीलीभीत में ऐसा कुछ नहीं था। शुगर मिलें थी, गन्ने का बेल्ट है, शुगर मिल 4-5 महीने चलती, 6-7 महीने 8 महीने बंद रहती। जो लोग उसमें नौकरी करते, आधे सीजन के बाद उनकी नौकरी, उन्हें घर भेज दिया जाता। एक बड़ी समस्या रोजगार की। जब मैं 2017 में जीता तो उससे पहले मैंने बड़ा उस पर अध्ययन किया हुआ था। भरा पचपेड़ा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह है, वहां 2200 एकड़ जमीन पर सपा और बसपा दोनों की सरकारों के मंत्री उस पर खेती कराते थे। जिस जमीन पे नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए उद्योग लगने चाहिए, उस जमीन पे वो लोग खेती कराते थे अपने परिवार को गैर कानूनी तरीके से। हाँ, वो उनके लिए कानून और गैर कानून तो सपा बसपा में कुछ था ही नहीं। सपा में तो कानून नाम की कोई चीज ही नहीं होती और बसपा में माया दे दो और तो कुछ है ही नहीं। तो जब मैं जीता तो उसको खाली कराया। खाली कराने के बाद पहला इन्वेस्टर समिट यूपी में हुआ और मैं लगभग 40 साल से कम उम्र में एमएलए हो गया, लगभग 39 के आसपास। तो मैंने इन्वेस्टर समिट पहली बार देखा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और शायद आपने भी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट सुना नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सोच भी नहीं सकता था अपना उद्योग लगाने के लिए। अगर आपने सोचा भी तो आपके यहाँ पहले ही माफिया का फोन पहुंच जाता था कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने आ रहा है, उससे पहले इतना पैसा हमको दो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज्य स्थापित किया और माफियाओं को खत्म करने का काम किया। एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश का बना। पहला इन्वेस्टर समिट हुआ और पहले इन्वेस्टर समिट में पीलीभीत के लिए एशिया की सबसे बड़ी ईस्ट का प्लांट जो 250 एकड़ में लग करके तैयार हो गया है, प्रोडक्शन उसका शुरू होने वाला है, वो मिला और लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश हमारे पीलीभीत में आया। इससे कितना रोजगार क्रिएट हुआ सर? देखिए, जब कोई उद्योग लगता है लगभग मैं समझता हूँ 10-12 हजार लोगों को तो उसमें नौकरियां मिलनी चाहिए मेरे अनुमान से। जब कोई उद्योग लगता है तो वहां हर एक व्यक्ति को फायदा होता है। किसी को नौकरी के माध्यम से, किसी को कोई अगर पान की दुकान वाला भी होगा तो वो उसको भी फायदा होता है, चाय वाला होगा उसको भी फायदा होता है उद्योग लगने से। तो अभी और उद्योग भी लगने वाले हैं पीलीभीत में, उस भरा पचपेड़ा की जमीन पे। हमने वहां तक जाने के लिए 100 करोड़ रुपए लागत की 4 लाइन सड़क बनाने का काम किया। अगर आज आप भरा पचपेड़ा जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम पीलीभीत में नहीं, नोएडा में आ गए। और पीलीभीत जाकर के देखेंगे तो 2017 के पीलीभीत से और आज के पीलीभीत में आपको लगेगा कि ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का नया पीलीभीत हमको देखने को मिला। तो पहली बार पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, ये 4 साल पहले है मेरी जानकारी में आया। और चूटा बीच जब ट्रेंड हो रहा था यूपी में
तब मेरी जानकारी में आया, मैं विजिट करके भी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूपी में पर्यटन का विकास हो रहा है। सर, कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि पर्यटन की इंडस्ट्री बढ़ रही है, रिजॉर्ट्स नंबर अब बढ़ रहे हैं, जब ये विदेशी सैलानी आएंगे तो रोजगार तो क्रिएट ही होगा, साथ ही साथ लघु उद्योग के लिए एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है। तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोर्सेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के कॉलेजेस सरकार की मैं तरफ। अभी उस पे आ रहा हूँ। जी। कई सारी इंडस्ट्री और आने को हैं, कुछ पाइपलाइन में है, हम्म। वो भी लगेंगी। और ये मेरा संकल्प है कि मैं जब तक पीलीभीत के एक एक नौजवान को उनके पैरों पे खड़ा नहीं कर दूंगा, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे व्यापार के माध्यम से, मतलब उन्हें रोजगार से जोड़ नहीं दूंगा, तब तक ना चैन से बैठूंगा, ना बैठने दूंगा किसी को। ईश्वर करे आपके मुठ में सरस्वती जी बैठ जाए। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू करी, जी। उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ। हम्म। डबल इंजन सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, हम्म। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, डबल इंजन सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिनसे आज के युवा को रोजगार मिल रहा है। और एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो पीलीभीत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेसिक से बात करते हैं, बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा में पहले स्कूलों में को तबेला बना दिया गया था सपा की सरकार में, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो बच्चों की ड्रेस भी अच्छी की गई। पहले सपा की सरकार में उनको खाकी रंग की ड्रेस दी जाती थी, वो अगर कॉन्वेंट के बच्चों के साथ मिला दिए जाएं तो लगता था कि ये गरीब घर में पैदा हुए हैं। उनके दिमाग में शुरू से ये भर दिया जाता था कि बेटा तुम तो गरीबी में जन्म हुआ, गरीबी में ही कुछ कर ही नहीं पाओगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को समझा और समझने के बाद उनको कॉन्वेंट के स्कूल जैसी ड्रेस दी। हर ब्लॉक में 5 मॉडल स्कूल बनाए गए। आज बेसिक के स्कूल के बच्चे को अगर किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में मिला दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं कर सकता कि ये बेसिक के बच्चे हैं और ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। जहां तक एजुकेशन की बात रही, आज हमारे बेसिक में बहुत अच्छे टीचर हैं। अलंकार योजना चला करके बेसिक के स्कूलों को अच्छा किया गया था, इसमें बेसिक की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं कि और स्कूलों की बात। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेसिक में अपने बच्चे नहीं भेजते, तमाम अन्य स्कूलों में भेजते हैं। उस पे भी हमने अध्ययन किया, हमने पीलीभीत में डीपीएस खुलवाया, हमने पीलीभीत में कई और बहुत सारे लोगों से बातचीत करी। तमाम प्राइवेट कॉलेज पीलीभीत में आए और इस समय चल रहे हैं और कई लोगों से बातचीत चल रही है जो अच्छे हैं, वो भी वहां आएंगे। और एक कई लोगों से बातचीत चल रही है जो आपने विषय रखा कि विश्वविद्यालय हम लोग पीलीभीत में कोई प्राइवेट मिल जाए या इस तरह का, तो उन लोगों से भी बातचीत चल रही है। तो वो भी हम लोग जल्दी ही धरातल पे उस काम को भी लाने का काम करेंगे। और क्योंकि बरेली और पीलीभीत में ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का तो मैं नहीं कहता कि इतनी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि तमाम इश्यूज होते हैं लैंड का, इस तरह के। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है, जिसमें से सुहेलदेव सिंह आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है, मां विंध्यवासिनी नहीं, अभी यहाँ सहारनपुर में है, मुरादाबाद में है जी। तो वहाँ कमिश्नरी में विश्वविद्यालय नहीं थे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मतलब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना से लेकर के और आज तक कितनी ऐसी कमिश्नरी है जहाँ विश्वविद्यालय नहीं थे। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन्होंने किसी क्षेत्र में काम नहीं किया, ना एजुकेशन पे किया, ना हेल्थ पे किया, किसी चीज पे काम नहीं किया। सर, अब आप पे जिम्मेदारी है, अब आपको करना है। नहीं, अब हम लोग तो कर ही रहे हैं, वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। अब एजुकेशन पे भी हमारी चर्चा हुई, हम रोड्स की बात करते हैं। जब 2017 से पहले पीलीभीत में मैंने देखा तो पीलीभीत से बहरी जाने के लिए, रिछा जाने के लिए आप जा नहीं सकते थे, सड़क नहीं थी, सड़क के नाम पे 4 फुट गहरे गड्ढे थे। वो फोटो भी है मेरे पास। तो पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा। पीलीभीत के लोग अगर रिछा जाने की, बहरी जाने की सोचते थे तो मन में विचार आता था कि ना जाओ। शक्ल ऐसी हो जाती थी कि वहां रिश्तेदार पहचान नहीं सकते थे। ये पीलीभीत की एक सड़क नहीं, पीलीभीत से अमरिया जाना हो तो आपको रास्ते में 10-20 ट्रक तो फंसे मिलेंगे ही मिलेंगे गड्ढों में। इतनी खराब स्थिति पीलीभीत की थी। हम लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से पीलीभीत में आज 4 लाइन भी बन रहा है, फ्लाईओवर भी बन रहा है और रोडों पे भी हम लोगों ने इतना काम किया कि आपको पीलीभीत की कोई रोड टूटी हुई आज के समय में नहीं मिलेगी। इतना सारा काम हमने रोड्स पे किया है। चाहे ईदगाह की रोड लगा लो, पीलीभीत को सुंदर करने का काम किया।
पीलीभीत को जहां जहां तक हम कहें कि स्किल के मामले में नई आईटीआई खुलवाने का अमरिया में काम किया, तमाम क्षेत्रों में काम हुए। और आईटीआई में ट्रेड्स बढ़ाने का काम किया, जीटीआई में ट्रेड्स बढ़ाने का काम किया। तो इन सब क्षेत्रों में हम लोगों ने काम बहुत सारा किया। तो मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद से कमल की तरह पीलीभीत भी हमारा खिल रहा है। आशा है सर आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसमें सफल हो और आप ऐसे ही काम करते रहें पीलीभीत की जनता के लिए। विधानसभा चुनाव लगभग नजदीक आता हुआ, 8 साल बचे हैं, 2026 में प्रवेश करने वाले हैं, 2027 में चुनाव है। मैं चाहता हूं कि आपके मतदाता जो पीलीभीत के हैं, जो पीलीभीत की जनता है, वो भी ये जानना चाहती है कि आने वाले कुछ सालों में पीलीभीत को लेकर आपकी बड़ी योजनाएं, अगर जो आप प्लान कर रहे हो, अगर उसके बारे में हमें कुछ बता पाए तो। देखिए, दो चीजें हैं। योजनाएं, जितने ये काम हुए हैं, जितनी चीजें धरातल पे आई हैं या जो पाइपलाइन में है, ये सब पीलीभीत की जनता की डिमांड के अनुसार है। पीलीभीत के लोगों को इन सब चीजों की आवश्यकता थी। हम लोग पीलीभीत के लोगों के साथ बैठेंगे और सबसे पहली बड़ी चीज तो ये है कि मैं पीलीभीत में एजुकेशन में विश्वविद्यालय बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना। और मैं चाहता हूँ कि जब कोविड काल था तो मेरे पास एक सूची है, लगभग 3200 से अधिक बच्चे, 3200 से अधिक बच्चे पीलीभीत जिले के कोटा में पढ़ रहे थे। तो जो उन्हें कोटा की क्या आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग काम करना चाहते हूं मैं, कि वो कोटा जैसी व्यवस्था हम पीलीभीत में ले। पीलीभीत को एजुकेशन का हब बनाए, पीलीभीत को इंडस्ट्रियल पीलीभीत बनाए, पीलीभीत में प्रत्येक घर में काम हो, प्रत्येक नौजवान के हाथ में काम हो, माँ बेटियों के हाथ में काम हो। कोई अगर खेती भी कर रहा है, किसान भी है, तो वो नई तकनीकी के साथ खेती करे। हर घर पे की छत पे सोलर लाइट लगी हो, सोलर से घर की लाइट जुड़ी हो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। और एक नया पीलीभीत आप बनाना चाहते हैं कि जो बहुत हद तक मैं उसमें कामयाब भी हुआ हूँ, जो सभी सुविधाओं से लैस हो। और अभी हम एक योजना पे और काम कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे से पूरा शहर को, मेरी योजना है उसको प्रत्येक गेट, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल, प्रत्येक गेट से लेकर के, चाहे दुकान का हो चाहे घर का हो, गेट को हम लोग सीसीटीवी से, कैमरे से कैच करेंगे और वो पुलिस लाइन में उसका एक पूरा वो बनेगा। वो जो एक मॉडर्न सिटी, पीलीभीत को एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे कि पीलीभीत में लोग आए और देखें कि ये आज का पीलीभीत है, ये नए भारत का नया पीलीभीत है, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का नया पीलीभीत है। ये पीलीभीत के नौजवानों ने जो सपना देखा है, उनके सपने का पीलीभीत है। ये पीलीभीत के उन किसानों के का पीलीभीत है जिनके खून पसीने की कमाई से ये देश चल रहा है। चाहे व्यापारी हो, बड़े बड़े हम लोग चीजों को लेके आएंगे, बड़े बड़े व्यापारियों को लेके आएंगे। तो पीलीभीत की जनता का सेवक बनकर पीलीभीत की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अभी तो एक मेडिकल कॉलेज आया है, कई सारे सुपर स्पेशलिटी हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में कॉलेज ला करके या हॉस्पिटल ला करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एजुकेशन पे भी हम लोग और हमें काम करने की आवश्यकता, उस पर भी काम करेंगे। और पीलीभीत तो हर चीज तरह से ईश्वर की बड़ी कृपा है। जल पीलीभीत के पास भरपूर, जंगल पीलीभीत के पास भरपूर, जज्बा पीलीभीत के लोगों में भरपूर। तो सब कुछ पीलीभीत में है। पीलीभीत में एक तरफ टाइगर की दहाड़ और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की बांसुरी। तो कन्हैया जी की भी कृपा है और मैया शेरावाली की सवारी है शेर, तो माता की भी कृपा है। तो मुझे लगता है कि पीलीभीत का विकास हम लोग पूरा मिल करके करेंगे। आपके जज्बे को सलाम। आप ऐसे ही टाइगर की तरह दहाड़ते रहें, ठीक है, और पीलीभीत की जनता के लिए काम करते रहें। और अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मतलब काम इतने कि अगर मैं गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। 2017 से पहले पीलीभीत का स्टेडियम देखो तो उसमें कुछ भी नहीं था। वहां मैंने स्विमिंग पूल शुरू कराया, कबड्डी के जो लड़के शौकीन थे उनको कबड्डी की मैट दिलाई, एक अत्याधुनिक जिम वहां बनाया गया, बास्केटबॉल का कोर्ट बनाया गया, बैडमिंटन के अलग से कोर्ट बनाए गए। तो कुल मिला के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमने काम किया। हम कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में पीलीभीत में काम नहीं हुआ। और ये सारी चीजें जब आप पीलीभीत चलेंगे देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये नहीं सर, मैं चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा वहां पे। सर, ये टाइगर जैसी फिजिक का राज क्या है सर? 50 साल उम्र होने को है। देखिए, हाँ, अभी 50 साल का नहीं हुआ, हाँ, अभी तो 50 से कम हो।
विकिपीडिया 51 दिखा रहा है सर। नहीं, पीडीएफ में तो देखिए वो होता क्या है कि जो बचपन में हम दरअसल गांव में पैदा हुए, गांव में बड़े हुए, तो गांव में मेरी और मेरी बड़ी बहन जो मुझसे 3 साल बड़ी है उसकी सेम डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो वो उसकी है, मैं उससे 3 साल छोटा हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री फिट हो और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री फिट हो, जिस देश के गृह मंत्री फिट हो, जिस देश के रक्षा मंत्री फिट हो, जिस देश के सभी मंत्री, मुझे लगता है कि चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मैं तो छोटा हूँ, तो जो फिट हो, ये फिट इंडिया है। तो फिट इंडिया कैंपेन चला रही है भाजपा सर कोई, कि कोई नहीं, टिप्स दिए देखिए जाते ये हैं? तो अपना अपना वो होता है, प्रधानमंत्री जी को देख के, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख के प्रेरणा मिलती है कि हम फिट रहेंगे, समाज के लिए, देश के लिए ज्यादा काम करेंगे। तो फिट रहना, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना भी चाहता हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में से जरूर 1 घंटा अपने बॉडी के लिए निकालें। जब आप फिट रहेंगे तभी आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे और नकारात्मक ऊर्जा अपने पास ना आने दें। पॉजिटिव सोचें, देश हित में सोचें। इस मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है, इस कर्ज को हमको चुकाना है। भारत हमारी माता है और हमको उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना Thank कीमती you. समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि अगली बार जब मिलेंगे तो और भी योजनाओं के बारे में आप चर्चा करेंगे और हम लोग डिटेल नंबर से बात करेंगे कि इतना इम्पैक्ट आया। मैं आपको एक एक चीज का आंकड़ा दे दूंगा हम्म कि कितने लोगों को रोजगार मिला। अब जैसे मेरे पास गन्ना डिपार्टमेंट है, हम्म तो गन्ना डिपार्टमेंट की भी एक शुगर मिल वहां लगी है, हम्म 2500 टीसीडी की, हम्म। टिवर्टीनाथ। हमने कई नई शुगर मिलें लगाने का काम किया है। वो दरअसल आपके पास समय कम है तो इसलिए। नहीं सर, भरपूर समय है। आप समय अगर दे तो फिर किसी दिन हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू आपके सर। सभी समर्थकों को, आपके सभी जितने श्रोता हैं, सबको मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं सर आपको भी।